नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 9 की कविता एक माँ की बेबसी। बच्चों, यह एक आधुनिक कविता है जो सामान्य कविताओं की तरह इसमें तुकबंदी नहीं होती है, लेकिन यह बहुत अच्छी और संवेदनशील कविता है। इस कविता के शीर्षक में ही लिखा हुआ है एक माँ की बेबसी। बेबसी का अर्थ होता है लाचारी या मजबूरी। इस पाठ में एक छोटा सा बच्चा है रतन नाम का। वह बच्चा बोल नहीं सकता है, इसलिए कई परिस्थितियों में वह स्वयं को बेबस, असहाय और लाचार महसूस करता है और उसकी यही बेबसी उसकी माँ की आंखों के माध्यम से सबको नजर आने लगती है। तो चलिए पढ़ते हैं यह पाठ। कविता पढ़ने से पहले कवि कुछ बता रहे हैं। इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र। उन साथियों में एक खास साथी रतन का और एक माँ का चित्र। खास का मतलब होता है विशेष। तो कवि जिन बातों को हमें बता रहे हैं वह एक सामान्य सी बात है, ये हम सबके ऊपर भी लागू होती है। जब भी हम किसी कविता, कहानी या साहित्य को पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक चित्र, एक छवि ज़रूर बनती है। जैसे हम किसी भिखारी के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे सामने एक चित्र बनने लगता है एक ऐसे आदमी का जो बहुत गरीब है, जिसने फटे पुराने मैले कुचले कपड़े पहन रखे हैं और वह सबसे भीख मांग रहा है। इसी प्रकार जब हम किसी राजकुमारी के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक महल का चित्र बनने लगता है, जिसमें एक सुंदर सी राजकुमारी रहती है जिसके पास बहुत सुंदर सुंदर कपड़े हैं। तो इस तरह से हमारे मन में किसी भी साहित्य को पढ़ने के बाद एक चित्र ज़रूर बनता है और इस चित्र का बनना ही यह निश्चित करता है कि हमें वह पाठ या वह कहानी, कविता समझ में आ रही है। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है, उसे मन में उतरने में काफ़ी समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है इसे। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है, किसी खास मौके पर वह उभर आती है। कवि का कहना सही है कि कविता रट्टा मारने की चीज़ नहीं है, इसे हमें धीरे धीरे पढ़ना पड़ता है और इसके भावों को समझना पड़ता है। कविता में भाव होते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि आज की पढ़ी हुई कविता हमें तुरंत समझ में नहीं आती, लेकिन कई सालों बाद वही कविता हमें समझ में आने लगती है, हमें उसके भाव समझ में आने लगते हैं और वह कविता हमारे सामने स्पष्ट होने लगती है। बरसों का मतलब होता है सालों बाद। कविता, कहानी सबके साथ यही होता है, इसलिए हमें इससे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं। अगर उससे सिर्फ एक चित्र ही उभरता है तो भी कविता कामयाब है। कामयाब का मतलब होता है सफल। तो कवि कहते हैं कि अगर पढ़ी हुई कविता हमें समझ में नहीं आ रही है तो यह बहुत चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि यह सबके साथ होता है। कई बार हमें आज की पढ़ी हुई चीज़ तुरंत समझ में नहीं आती है, लेकिन कविता या कहानी को पढ़ने के बाद अगर एक चित्र भी हमारे मन में बनने लगता है तो यह स्पष्ट है कि हम उस कविता के भाव को समझने में सफल रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं यह कविता। ना जाने किस दृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ, रतन जो बोल नहीं सकता था। अदृश्य का मतलब होता है ना दिखाई देने वाला। तो कवि बताते हैं कि रतन जो था मेरा खास दोस्त था, वो पता नहीं कहाँ से आता था, कहाँ रहता था और कहाँ चला जाता था, क्योंकि वह सामान्य बच्चों की तरह बोल नहीं पाता था, इसलिए लोगों को उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि वह कहाँ रहता था। खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह, में हम बच्चों की ही तरह था वह भी एक बच्चा। कवि कहते हैं कि वह रतन हमारे साथ खेलता था एक टूटे खिलौने की तरह, मतलब देखने में तो वो हम बच्चों की तरह ही एक बच्चा था, लेकिन जिस प्रकार एक टूटा हुआ खिलौना एक सामान्य खिलौनों से अलग होता है, सामान्य खिलौने की तरह कार्य नहीं कर सकता, तो उसी प्रकार रतन भी दिखने में हमारी ही तरह था, लेकिन कई जगहों पर वह हमसे कुछ अलग हो जाता था, कुछ अलग नज़र आने लगता था। लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था, क्योंकि हमसे भिन्न था। अजूबा का मतलब होता है आश्चर्यजनक चीज़ और भिन्न का मतलब होता है अलग। कवि बताते हैं कि दिखने में तो वो हमारी तरह दिखता था, लेकिन कई बार वो हमारे लिए कोई आश्चर्यजनक चीज़ की तरह लगने लगता था। वो हम सबसे अलग था। दिखने में बच्चों की तरह था, लेकिन उसकी कई आदतें, क्योंकि वो बोल नहीं पाता था तो वो अपनी बातों के इशारों के माध्यम से समझाता था, तो इसलिए वह हमसे अलग लगने लगता था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। कवि कहता है कि कई बार हम उससे घबराने भी लगते थे, हमारे जो दोस्त थे वो उससे डरने भी लगते थे, क्योंकि हम उसकी मन की बातों को, उसकी घबराहटों को ठीक से नहीं समझ पाते थे।
ना इशारों में कही उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आँखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। इशारों का मतलब होता है हाव-भाव या संकेतों के माध्यम से अपने विचारों को बताई जाने वाली एक भाषा। तो कवि कहते हैं कि रतन अपनी बातों को हमें इशारों के माध्यम से बताता था। न उसकी भयभीत आँखों में, भयभीत का मतलब होता है डरी हुई, डरा हुआ। तो जब वह अपनी बातों को हमें समझाना चाहता था, इशारों के माध्यम से अपनी बातों को, अपने विचारों को हमें बताता था। लेकिन जब हम उसकी बातों को नहीं समझ पाते थे, तब उसकी आँखों में एक प्रकार का डर, एक प्रकार की व्याकुलता नज़र आती थी और यही व्याकुलता देखकर हम बच्चे डर जाते थे। जब रतन अपने मन की भावनाओं को ठीक तरह से अपने दोस्तों को नहीं समझा पाता था, तब वह चिड़चिड़ा जाता था, वह घबरा जाता था और उसकी घबराहट और उसका डर देखकर बाकी बच्चे भी घबरा जाते थे। जितनी देर वह रहता, पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। निहारना का मतलब होता है ध्यान से देखना। तो जितनी देर तक रतन खेलते रहता था अपने दोस्तों के साथ, उसकी माँ वहीं पर बैठी रहती थी और अपने बच्चे को खेलते हुए देखती रहती थी। अब जैसे-जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, बेहतर का मतलब होता है अच्छी तरह। तो कवि कहते हैं कि जब मैं छोटा था तब तो मैं रतन की भाषा को, उसके इशारों को ठीक तरह से नहीं समझ पाता था। लेकिन अब जब मैं बड़ा हो गया हूँ तब ऐसे लोगों की इशारों को और उनकी बातों को, उनकी भाषा को अच्छी तरह से समझ पाता हूँ, जो बोल नहीं सकते हैं। याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी। तो कवि कहते हैं कि अब जब मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ तब मुझे रतन की बहुत याद आती है और रतन से ज़्यादा उसकी माँ की याद आती है। उसकी आँखों में झलकती उनकी बेबसी याद आती है। बेबसी का मतलब होता है लाचारी या मजबूरी। तो जब भी कवि रतन जैसे किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उनको रतन की याद आती है और उन रतन की माँ की याद आने लगती है। रतन क्योंकि बोल नहीं पाता था, वह अपने आप को कई बार असहाय और मजबूर महसूस करता था और अपने बच्चे को इस अवस्था में देखकर, इस लाचारी में देखकर उसकी माँ उससे ज़्यादा बेबस महसूस करती थी स्वयं को और रतन की बेबसी उसकी माँ की आँखों के माध्यम से दिखाई देने लगती थी। तो बेटा यह पाठ हमें एक तरह से यह संदेश भी देती है कि जो बच्चे सामान्य नहीं हैं, कोई देख नहीं पाता, कोई सुन नहीं पाता, कोई बोल नहीं पाता, तो हमें उनके भावों को समझने की ज़रूरत होती है। हमें उन्हें अच्छी तरह से समझना चाहिए, उन्हें समय देना चाहिए, उनके साथ खेलना चाहिए, ना कि उनका मजाक उड़ाना चाहिए और उन्हें अलग महसूस कराना चाहिए।